अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका मेज़बान आपका दोस्त आज़म अहमद। दोस्तों आज के इस वीडियो प्रोग्राम में मैं आपको पाकिस्तान के एक बहुत ही दिलकश इलाके, एक नहायत शानदार मुआशरत और एक जन्नत नज़ीर वादी के बारे में कुछ बहुत दिलचस्प बातें आपको बताऊंगा, और उन्हीं में हमारे एक बहुत बड़े मसले का हल भी है। अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप भी उसकी हक्कानियत या हकीकत को पा लेंगे। तो दोस्तों आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं ये है पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन वादी हुंज़ा। ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है जो हाल ही में पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर उसका वो एक सूबे का दर्जा दिया गया है। तो चाइना के बॉर्डर की साइड पे ये हमारा ये इलाका है, ये खूबसूरत तरीन इलाका। तो इसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, लेकिन पिछले साल से पहले कभी वहाँ पर चूँकि गए नहीं थे, तो एक इश्तियाक था कि यार ये देखना है। तो चूँकि ये सुना हुआ था कि वहाँ पर आगा खानी कम्यूनिटी रहती है, और आगा खानी कम्यूनिटी के बारे में एक इसरार सा है पाकिस्तान में, पता नहीं चलता, और बहुत से मनफी प्रोपोगंडा भी किया जाता है कि ये जी यूँ हैं वो हैं, ये तो पता नहीं काफिर हैं, ये फलां को मानते हैं, ये इस तरह की बातें थी। तो कुछ पता नहीं था चूँकि किसी से कभी मेल मुलाकात नहीं हुई थी। तो पिछले साल मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ हमने प्रोग्राम बनाया कि हम इस बार गिलगित बल्तिस्तान, हुंज़ा और अताबाद झील ये सब इलाके देखेंगे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले साल गए तो उसी रास्ते पे गए, नारान का गान और बाबू सर, उससे आगे फिर ऑनवर्ड आगे चलते चलते गिलगित से गुज़रे और हुंज़ा में दाखिल हुए। तो दोस्तों जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे कश्मीर में हो या दुनिया में कहीं पर भी हों, तो उनका एक सिंपल सा मेथड है कि जो शहर होता है, कस्बा, आबादी, गांव, कुछ भी, गांव तो खैर ऊपर इधर उधर भी होते हैं, लेकिन जो कस्बे और शहर हैं ये रोड के ऊपर ही होते हैं। जहाँ पर रास्ता गुजर रहा है तो आगे से आबादी आती है, तो बस वो पता चलता है कि ये फलां शहर आ गया। क्योंकि नीचे या बहुत गहराई में खाइयाँ होती हैं, वादी होती है, दरिया होते हैं, ऊपर पहाड़ होते हैं, तो वही एक रास्ता ही होता है कि जिसके ऊपर आबादी या वो शहर कस्बा आबाद होता है। तो इसी तरह हम हुंज़ा में दाखिल हुए। बड़ा प्यारी लैंडस्केप थी, बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त और बड़ा सब्ज़ा और राका पोशी की चोटियाँ, पहाड़ों में बर्फ़ में ढकी हुई चोटियाँ, और सुभान अल्लाह क्या मनाज़र थे। बड़े अजीब व गरीब खूबसूरत किस्म के परिंदे और फलों से लदे हुए दरख्त। तो इसी तरह हम हुंज़ा में दाखिल हुए तो हुंज़ा भी ऐसा ही एक शहर के ऊपर एक आबादी आ गई, पता चला कि ये हुंज़ा है। और बड़ा प्यारा शहर था, यानी साफ़ सुथरा है, और बिल्डिंगें हैं, होटल्स हैं, शॉप्स हैं, बैंक हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं। तो ये रोड के ऊपर ही चलते जा रहे हैं। तो इर्द गिर्द जो घर हैं या गलियां बाज़ार हैं वो भी फलदार दरख्तों से ढके हुए और भरे हुए। सेब बहुत आम है वहाँ पर, इसके अलावा आड़ू, खुबानी, अखरोट, और ये तो अमूमन देखने में चीज़ें आई। खैर हम वहाँ पर हमें बड़ा एक ज़बरदस्त होटल मिल गया, चूँकि पिछले साल भी हम सितंबर में गए थे, तो ये सीज़न का आलमोस्ट एंड था। तो एंड पे ये होता है कि होटल वगैरह आपको सस्ते मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाते हैं। तो हमें भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, एक एडवेंचरस किस्म की लोकेशन मिल गई। एक निसार साहब है उनका, उन्होंने एक रिजॉर्ट बनाया हुआ है। ये सड़क से थोड़ा ऊंचा एक टेले के ऊपर ना एक बड़ा जंगली मॉल बनाया हुआ है, बड़ा घास और दरख्त, और उनके बीच उन्होंने हट बनाए हुए हैं। तो बड़ा दिलकश मंजर था, ऐसे ही जैसे जंगल में बंदा शिकार पार्टी के साथ जाता है। तो मुझे वो कहानियाँ याद है गई जनरल के जिम कॉर्बेट की और केंथ हेडरसन की, जब वो शिकार के लिए जाया करते थे तो उनके कुल्ली को मुनासिब जगह देख के वहाँ पे मचान या खैमा लगा देते थे। तो इसी तरह का वो मंजर था निसार साहब का जो वो रिजॉर्ट था। तो हमने भी वहाँ पर एक बड़ा हट ले लिया जिसमें 4 बेड लगे हुए थे। बड़ा प्यारा मॉल था, बाहर ऊंची ऊंची घास और सेब के दरख्त और आड़ू और जनाब बेहतरीन। तो खैर वहाँ पर हमने कुछ रातें क़याम किया। तो वो एक ऐसी दिलकश जगह थी कि हमारा वहाँ से कहीं और जाने को जी ही नहीं चाह रहा था। खैर हम उसको मरकज़ बना के हम करीमाबाद गए। करीमाबाद एक बड़ा प्यारा कस्बा है, बड़ा तारीख़ी किस्म का, और उसके ऊपर बलतत और अलतत फोर्ट हैं, ये किले 2 हैं, बड़े तारीख़ी किले हैं। तो ज़्यादातर टूरिस्ट उधर ज़रूर जाते हैं। तो वहाँ पर भी शॉप्स हैं, वहाँ के नौजवान बड़े पढ़े लिखे, इंग्लिश बोलने वाले, बड़े स्टाइलिश किस्म के, ऐसे आपको लगेगा जैसे आप यूरोप में आ गए। तो यही हाल वहाँ की सारी आबादी का है। ख़वातीन बड़ी खूबसूरत, लोग खूबसूरत, अच्छे नक्शो निगार, गोरे रंग और जनाब
शफाफ जल्दें। तो एक तहकीक के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान बल्कि हुंजा वादी हुंजा दुनिया का ऐसा खिता है जहाँ के लोगों की उम्रें दुनिया में सबसे ज़्यादा तवील होती हैं। ये एक जापानी रिसर्च है तो उसके मुताबिक। तो फिर उन्होंने इसकी वजूहात तलाश की तो पता चला कि चूँकि यहाँ पर सारी ऑर्गेनिक फूड्स इस्तेमाल होती हैं, दरख्तों और पौधों पर उगने वाली जो चीज़ें होती हैं, तो ये खाने की बिना पर ये लोग कभी बीमार भी नहीं होते और इनकी उम्रें भी अमूमन 100 साल तक या 100 साल से ऊपर भी लोग होते हैं और बड़े वो अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम काज कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी शानदार एक बात थी। तो अब इन लोगों का जो रवैया था या इन लोगों की जो इनका रोज़मर्रा ज़िंदगी का, नहायत बाअखलाक लोग, बड़े खुले दिलो दिमाग के, कोई तंग नज़री नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं है, बदअखलाकी नहीं है, कमाल के लोग थे। मैं तो हैरान हो गया कि यार ये कैसे। तो फिर वो जो रिज़ॉर्ट का मालिक था निसार साहब, उनसे हमारी अच्छी गपशप होती है, दोस्त बन गया वो। तो उसने बताया कि हम आगा खानी है और हमारे इस यानी एक शियों का एक फ़िरका है, तो यहाँ पर इमामत ख़त्म नहीं होती। जो आगा ख़ान साहब हैं वो इनके 25वें गालबन इमाम हैं और इमामत यहाँ पे चल रही है। खैर उनका मजहबी अक़ीदा जो भी है और मैं उससे सरोकार नहीं, लेकिन उनका रवैया, उनका जो एटीट्यूड है और उनकी जो लोगों से जो बर्ताव है और जो वहाँ पर मुआशरत है, वो यकीन जाने कमाल की थी। मुझे जर्मनी याद आ गया कि यार ऐसे अच्छे लोग तो मैं जर्मनी में मुझे उनसे वास्ता पड़ा था। तो उसकी सबसे जो बड़ी खूबी जो बाद में गपशप में ज़ाहिर हुई, तो हमारे साथ एक शौकीन मिजाज दोस्त भी थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, आज़म भाई इससे पूछो कि यार यहाँ पर कोई ड्रिंक शिंक या कोई लड़की शड़की मिलती है? ज़ाहिर है टूरिस्ट पे जो जाते हैं तो वो ऐसे मिजाज के लोग भी होते ही हैं। खैर मैंने कहा कि ठीक मैं पूछ लेता हूँ। मैंने उसे अपना तारफ़ कराया था कि मैं एक साफ़ी भी हूँ। तो निसार साहब से मैंने पूछा कि यार ये एक अपना आपके यहाँ ये माशाल्लाह एक टूरिस्ट प्लेस है, बड़ा स्टेशन है टूरिज़म के हवाले से, तो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन के क्या हालात हैं? उसे कोई समझ नहीं आई या उसे उनकी वाकफियत ही नहीं थी। तो मैंने उसे फिर खुले लफ्ज़ों में कहा कि यार ऐसे जो भी मुकामात होते हैं वहाँ पर शराब और लड़कियाँ वगैरह मिल जाती हैं, तो आप क्या पोजीशन है? उसमें आज़म भाई ऐसा ही आपको हमज़ा में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान। मैं हैरान हो गया, मैं क्या क्यों यार, कब कोई भी गैर कानूनी गैर इखलाकी काम आपको यहाँ नहीं मिलने वाला। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये कैसी बात है। इन लोगों को पैसे की लालच या हवस नहीं है। हर बंदा चाहता है कि वो पैसा कमाए, और हमारे यहाँ बाकी पाकिस्तान में तो आपको पता है कि अब इखलाकी इक़दार और वो सारी चीज़ें तो पता नहीं कब की गायब हो चुकी हैं, अब तो पैसा ही पैसा है। खैर उससे आगे फिर अगले दिन शायद किसी और गपशप में मैंने पूछा कि यार मेरे ज़हन में ख्याल आया कि आप चूँकि चाइना के बॉर्डर के नज़दीक हैं, तो यहाँ पर स्मगलिंग का माल या कोई सस्ता या कोई ऐसा बाज़ार होगा जहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती होंगी? उसने कहा नहीं आज़म भाई, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं आपको मिलने वाली। जो कुछ आपको लाहौर से मिलता है, जिस रेट पे मिलता है, यहाँ पर भी वही कुछ मिलेगा। यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम नहीं होता। मैं बड़ा हैरान हुआ यार ये क्या बात है। अच्छा फिर उनसे अगली जो कुछ गपशप हुई तो उसमें पता चला, तो उन्होंने बताया कि आज़म भाई यहाँ पर जितनी हमारी कम्यूनिटी है, आगा खानी कम्यूनिटी है ना, इसके जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात जिन्हें कह लें, यानी तालीम, सेहत, रोज़गार, इंसाफ, ये सारी चीज़ें जमात के ज़िम्मे हैं। यानी आगा खानी एक जमात जो उनकी कह लें कि एक रूलिंग पार्टी है या जो वो सारा इंतज़ाम चलाती है, उस पार्टी की ये ज़िम्मेदारी है कि हर फ़र्द को सेहत, तालीम, रोज़गार वगैरह सब मुहैया करना उनकी ज़िम्मेदारी है। हैरान हो गया कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो वो कैसे? वो कहते हैं कि वो बस वो सारे जो इदारे हैं सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, ये सारे उनके कंट्रोल में है, वो इसको फंड करते हैं। और इवन जो बंदा माजूर होता है उसके लिए भी उसकी सलाहियत के मुताबिक उसको ऐसा कोई टेक्निकल कोर्स करवाया जाता है कि वो उससे भी अपनी रोज़ी रोटी वो कमाने के काबिल हो सकता है। और इवन यहाँ पर ख़वातीन भी पूरी तरह ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हैं। वो हर तरह के काम काज करती हैं, और जो कि हमने खुद भी वहाँ पे देखा कि वहाँ पे होटलों में ख़वातीन ने होटल बनाए हुए हैं, बुटीक शॉप्स बनाई हुई हैं, और एक तो तंदूर हमने देखा वहाँ पे 2-3 ख़वातीन मिलके वो एक तंदूर चला रही थी, तो उस पर तरह तरह की उनकी रोटियाँ, पिज़्ज़ा टाइप भी उस तरह का ये सब कुछ। तो ये सारा बातें बड़ी हैरानकुन थी। तो ये सब बातें तो हमें पहले पता चल गई जब उसने ये कहा कि यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम नहीं होता, यहाँ पर कोई बुराई नहीं आपको मिलेगी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो फिर मुझे समझ आई कि हाँ यार, यहाँ पर सलात का निज़ाम नाफिज है। और दोस्तों ये होती है सलात, निज़ाम सलात।
निज़ाम इस्लाहत तो ये होता है कि जब कोई रियासत, कोई हुकूमत अपने शहरियों को ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम करती है, उनको रोज़गार देती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है, उनकी इज़्ज़त का, जान का, माल का, और उनकी भूख का सिद्देबाब करती है, तो फिर वहाँ पर सलात का निज़ाम कायम हो जाता है। अब जब ये निज़ाम कायम हो जाता है तो किसी भी फ़र्द को, बंदे को ये ज़रूरत ही नहीं पेश आती कि वो कोई जुर्म करे, वो कोई बुराई करे, वो कोई छीना झपटी करे, वो कोई ऐसा काम करे, क्योंकि उसकी ज़रूरियात तो रियासत पूरी कर रही है। तो मुझे समझ आई कुरान पाक की आयत के, और यकीनन सलात तुम्हें बुराइयों से रोक देती है। तो ये मुझे समझ आई। मुझे पहले भी ये समझ थी, मुझे पता था कि जर्मनी में भी मैं इस निज़ाम का मुशाहिदा करके आया था कि जो अच्छी रियासतें होती हैं, वेलफेयर स्टेट्स होती हैं, वो अपने शहरियों को तमाम तरह की सहूलियात फराहम करती हैं, और जिसके बदले में शहरी फिर उनको टैक्स पे करते हैं। और ये एक निज़ाम ऐसा चलता है जिसमें अमन होता है, खुशहाली होती है, सुकून होता है, प्यार मोहब्बत होती है, वहाँ पर जुराइम नहीं होते, बुराइयाँ नहीं होती। तो यही दोस्तों सलात का निज़ाम है, और ये कायम करना होता है रियासत ने, क्योंकि उसके पास एक ताकत होती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस्लामी ममालिक में आपको यहाँ ये कहीं पर नहीं नज़र आएगा। ये तो मैंने इत्फाकन ये देखा कि हैरान हो गया कि एक छोटा सा इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, तो वहाँ पर ये निज़ाम राइज है, नाफिज है। तो ये वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें हर जगह पे है, हमारे मुल्कों में, इस्लामी ममालिक में, क्योंकि ये तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में ये निज़ाम नाफिज है। और जब फ़र्द को सब कुछ मुहैया होता है तो फिर वो लाजमी बात है वो जुराइम की तरफ नहीं सोचता, और फिर ऊपर वो कानून की एक ताकत होती है कि अगर फिर भी कोई जुराइम की तरफ राग़िब हो या कोई बुराई करे तो फिर कानून सख्ती के साथ उससे निपटता है कि जब हमने, रियासत ने तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड किया है तो फिर तुम जुराइम की तरफ क्यों राग़िब हो रहे हो। तो फिर वो सज़ा भी बनती है, फिर बिल्कुल उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। तो ये एक मुकम्मल निज़ाम है, और इसे ही नाफज करने का कुरान पाक बार बार हुक्म देता है, और ये हुक्म हुक्मरानों के लिए है, रियासत के लिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे हुक्मरानों ने तो सिर्फ अपनी कंपनियां बनाई हैं, अपनी औलादों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने महल्लात खड़े किए हैं, कंपनियां बनाई हैं, बैरून मुमालिक सरमाए इकट्ठे किए हैं, अरबों खरबों इकट्ठे कर लिए हैं, और बस उनकी तो यही एक ज़िम्मेदारी थी। और आवाम को उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिए और उनको एक बस सब्ज़ बाग दिखाए कि हम ये कर देंगे, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, हम फलां नहीं करेंगे, हम ढिंका नहीं करेंगे। आप बताएं कि जिस घर का सरबराह वो कितना सिफाक होगा जिसके रियासत के शहरी भूख से बच्चों समेत खुदकुशियाँ कर रहे हों, और वो जनाब अपने उसके पास खरबों की जायदाद हो। और उससे भी सितम की बात ये है कि ये जो उनके फॉलोअर हैं वही उनकी ये सारी जायदादों का, दौलतों का दिफा कर रहे होते हैं। कहते हैं जी वो तो ख़ानदानी अमीर थे, जी उनके तो बाप दादा अमीर थे, जी वो बड़ा ये। उनके ज़हन में कभी ये सवाल नहीं पैदा है कि यार अमीर थे तो फिर वो अपनी कौम को क्यों नहीं अमीर कर रहे हैं। अगर उनकी कंपनियाँ तरक्की कर रही हैं तो कौम के इदारे क्यों बर्बाद हो रहे हैं, PIA क्यों बर्बाद हो गया, रेलवे क्यों बर्बाद हो गया, स्टील मिल क्यों तबाह हो गई, और सारे जितने भी कौमी इदारे ये कैसे बर्बाद हो जाते हैं जब ये इतने महान हैं, इतने ये एक्सपर्ट हैं, इतने माहिर हैं कि अपने लिए इन्होंने ऐसे ऐसे शानदार तरक्कियां की हैं कि जिसका बाप साइकिल को पंचर लगाता था वो आधे दुबई को ख़रीद कर बैठा हुआ है। तो ये इनके पास कहाँ से गिद्दर सिंगी आ जाती है कि ये इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं, और जब इनके पास कौमी इदारे दे दी जाए, हुकूमत इनको दे दी जाए, तो वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों ये सब बातें आपके सोचने की बातें हैं कि जो मुखलिस हुक्मरान होते हैं वो निज़ाम सलात कायम करते हैं, जहाँ पर हर शहरी को उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा सामान मुहैया होता है, और जो खुद गर्ज होते हैं, जो चोर होते हैं, वो सिर्फ अपना पेट देखते हैं, अपनी औलादों को संवारते हैं, अपनी नस्लों को संवारते हैं, और सिर्फ लूट मार पे उनका ध्यान होता है। या ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके चमचगिरी करने वाले होते हैं, उनके इर्द गिर्द होते हैं, हाशिया बरदार होते हैं, उनको कुछ ना कुछ वो हड्डियाँ डालते हैं या सिक्के डाल देते हैं। तो इस तरह ये एक थर्ड वर्ल्ड में यही निज़ाम चल रहा है, ये करप्शन का। तो उनकी सारी तवानाइयाँ होती हैं कि अपना एक अच्छा चेहरा पेंट करने पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आज का प्रोग्राम आपके लिए मालूमाती साबित हुआ होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को पसंद आया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को भी शेयर करें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।